सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपका पाठ पहला भारत का ध्वज फहराएंगे के बारे में जानेंगे। इस कविता को जो लिखा है, जो कवि हैं, वह सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ठीक है। इस कविता को सबसे पहले आप दोहराएंगे, फिर इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगी। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। आप भी इसको मेरे साथ दोहराइएगा। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तौलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें कवि का अर्थ होता है बच्चों जो कविता लिखे। ठीक है। कवि किसको कहते हैं? जो कविता लिखते हैं उसको हम कवि कहते हैं। इस कविता में जो कवि हैं वह ये बता रहे हैं कि बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं और वह भारत देश के लिए क्या क्या करेंगे। वे कितने साहसी और कितने निडर हैं। आइए इस कविता में हम बच्चों की इच्छा के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बच्चे कितने नन्हे नन्हे हैं, कितने छोटे हैं, पर लेकिन वे कितने मासूम उम्र के हैं, परंतु वह अपनी लगन के बहुत सच्चे हैं। उनकी लगन क्या है? वह चाहते हैं कि वह माँ की जय जयकार करें, भारत माँ की भी और अपनी माँ की भी। भारत माँ की जय जयकार करें और भारत का ध्वज का अर्थ होता है बच्चों झंडा। आप देखिए इस चित्र में बच्चे झंडा फहरा रहे हैं ना। तो जो छोटे बच्चे हैं वह अपनी लगन के बहुत सच्चे हैं और वह चाहते हैं कि माँ की, भारत माँ की वह जय जयकार करें और भारत का ध्वज फहराएं। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। जो बच्चे हैं वह अपना रास्ता, अपना मार्ग कभी भी बदलेंगे नहीं, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे और जो उन्होंने वायदा लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है, क्या प्रतिज्ञा ली है कि वह भारत की जो जननी है, जो भारतवर्ष की जननी है, भारतवर्ष का ध्वज है, उसको फहराएंगे और भारत माँ की जय जय गाएंगे। ऐसे प्रण लेकर वह उस रास्ते को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, ना ही वह उस रास्ते को तोड़ना चाहते हैं। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे और वह साहसी बनेंगे और इतने साहसी बनेंगे कि हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिम का अर्थ होता है बच्चों बर्फ और गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। हम हिमगिरी, बर्फ के पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और भारत का क्या करेंगे? ध्वज फहराएंगे, झंडा फहराएंगे। अगले पैराग्राफ में जो कवि हैं वह कहना चाहते हैं कि बच्चे कभी भी भय का अर्थ होता है बच्चों डर, वे डर से कभी नहीं डरेंगे, कभी भी विचलित नहीं होंगे। इससे वह अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे और उनको यह भी पता चलेगा कि वह कितने साहसी हैं और अपना रास्ता और अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर क्या करेंगे? भारत का ध्वज, भारत का झंडा फहराएंगे।
यह जो कविता है यह सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है और यहाँ पर बच्चे वह चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी अभिलाषा है कि वह भारत माता के लिए उनकी जय जयकार करें, भारत माँ की सेवा करें और साहसी व निडर बने और देश के प्रति सम्मान व प्रेम की अभिलाषा रखें, इच्छा रखें। बच्चों, इस कविता को आपने याद करना है। अब हम आगे चलते हैं इसके शब्द अर्थ की तरफ। आपको जब कविता समझाई थी तब कविता में मैंने समझाया था कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जैसे नादान, नादान का अर्थ अबोध और मासूम, यह आपने याद करना है। अगला है उमर। उमर जो है शुद्ध हिंदी में हम इस तरह लिखते हैं। धुन, धुन का अर्थ होता है लगन। जननी जो जन्म देने वाली यानी कि माँ। ध्वज, ध्वज का अर्थ होता है झंडा। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। प्रण, प्रण का अर्थ वायदा या प्रतिज्ञा। और हिमगिरी, हिमगिरी आपको बताया था ना, बर्फ से ढका हुआ पहाड़। भय, भय का अर्थ डर। डोलेंगे यानी विचलित होना। और पग का अर्थ कदम। सदा का मतलब हमेशा। यह आपने सबने याद करने हैं। अब हम करेंगे पुस्तक कार्य। बच्चों, पुस्तक कार्य में आप यह देखें, पुस्तक कार्य में सबसे पहला काम आपने यहाँ पर 1 2 नंबरिंग डालनी है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग डालनी है। अब क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा नंबरिंग डालना, तो मैं यह आपको अलग से भी भेजूंगी। ठीक है, लेकिन आप लोग नंबर डाल के इसमें 1 2 3 मैचिंग करेंगे। तो शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। ध्वज का अर्थ होता है बच्चों पताका यानी झंडा। आप यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे और नंबर 1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। आपने यहाँ पहाड़ के साथ इसको जोड़ देना है। हिम, हिम का समान अर्थ क्या होता है? बर्फ। तो आपने इसको बर्फ के साथ मिला देना है। अगला है पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। ये आपने रास्ता के साथ मिलाना है। अगला है जननी, जननी को माँ भी कहते हैं। और आखिर का है प्रण, प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। यह आपने करने हैं और नंबरिंग डाल के करने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द धुन। तो धुन का समान तुक वाले शब्द वह शब्द होते हैं जिसकी पीछे से उच्चारण सेम हो। जैसे देखिए उन, तो हम अगला शब्द लिखेंगे सुन और यहाँ पर बुन। तो ये देखिए आखिरी में उन और उन सेम साउंड आ रही है ना। तो इस तरह से आपने ये समान तुक वाले शब्द बाद में भी करने हैं। जैसे नाता, नाता का एक मैं बता देती हूँ। नाता, जाता, आता। ठीक है, इस तरह से आपने यह करने हैं। अब प्रश्न तीसरा देखें, यह मैं आपको अलग से भी भेजा है मैंने, आप इसको अपनी पुस्तक पे कर लीजिए। अब करिए समझो और लिखो। आपने यह देखिए नादान, ना को, दा को और ना को तीनों को अलग अलग करना है। ठीक है, इसी तरह यह नाता, नाता में न, आ, त, आ और बीच में क्या लग जाएगा? प्लस, धन का निशान। ठीक है,
इस तरह से आपने यह भी करना है। अब देखिए आखिर का भारत, भा मात्रा भा के साथ लगेगी, ठीक है। र अलग रहेगा और फिर त। मैं आपको अलग से यहाँ करके दिखाती हूँ। जैसे देखिए भ धन र धन त। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग करेंगे। मुझे आशा है बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद।